गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डेली डोज न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस इस एपिसोड के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरपीएससी है अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से आज के न्यूज़पेपर के अंदर मतलब दैनिक भास्कर के अंदर, राजस्थान पत्रिका के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू प्लस सूजस के अंदर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगी सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो सभी न्यूज़पेपर की हेडिंग है वो क्या संचार साथी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। संचार साथी एप्लीकेशन क्या है? संचार साथी एप्लीकेशन ये है, इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर होगा उसको 3 महीने के अंदर जो भी अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके अंदर इनबिल्ट संचार साथी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आजकल क्या नए डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं। डिस्प्यूट नज़र क्या आ रहे हैं कि लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि इसके अंदर के हमारी जो प्राइवेसी होगी, जो हमारी फ़ोटोज़ होंगे, जो हमारे कॉल लॉग होंगे, जो भी मैसेजेस होंगे, वो उसके अंदर के प्राइवेसी का वायलेशन होगा। तो सबसे पहले ये देखते संचार साथी एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्यूट क्या क्या है। तो सबसे पहले कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये है संचार साथी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो इन्होंने कहा प्राइवेसी का वायलेशन, सिक्योरिटी कंसर्न हमारे अलग कंसर्न्स हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था संचार साथी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का? इसके पीछे रीज़न ये है, संचार साथी एप्लीकेशन का मेन एम है, मान लो आपका कोई मोबाइल गुम हो जाता है, तो गुम हो जाता है तो आप इस एप्लीकेशन के ऊपर जाके उसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं उसका IMEI। उस IMEI वाले मोबाइल की डिवाइस के अंदर यदि कोई नया सिम डालेगा तो उसके अंदर मैसेज चला जाएगा इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो और हम चोर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। कोई नई सिम डालेगा तो नई सिम को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये इसका मेन पर्पज़ था। स्टोलन मोबाइल्स को, चोरी किए हुए मोबाइल को, यदि कोई फ्रॉड कर रहा है आपके मोबाइल डिवाइसेस तो उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर प्राइवेसी के कंसर्न के कारण सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि अब ये वॉलेंट्री रूप से यदि कोई अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज इसको कोई कंपलसरी नहीं है। जो 3 दिन पहले कंपलसरी था वो कंपलसरी नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि वॉलेंट्री बेसिस पे अब इंस्टॉल किया जा सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसकी इसी के अंदर दूसरा, इसी के कंटिन्यूशन के अंदर दूसरा आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर था, जिसके अंदर ये कहा गया था हमारा एम क्या है। संचार साथी मेनली एप्लीकेशन करता क्या है, कोई भी अलाउ करता है ट्रैक करने के लिए। कोई भी मोबाइल यदि लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा क्या है, ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल, यदि आपका मोबाइल गुम हो जाता है उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर जो डाटा है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी आदमी को मिस यूज़ करे उससे पहले। तीसरा क्या है, इसको स्टोलन मोबाइल को ट्रैक भी किया जा सकता है। स्टोलन मोबाइल के अंदर क्या आपकी हिस्ट्री विस्ट्री सब डिलीट भी की जा सकती है। ये सब इसके अंदर मेन पर्पस थे। लेकिन क्या है, इनके अंदर क्रिटिक का कहना क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को क्या हमने फंडामेंटल राइट घोषित किया। कौन से केस के अंदर किया था? KS पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर। इसका हवाला देके इन लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया है, इसलिए सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है इस नोटिफिकेशन को। अब हम देखेंगे कि संचार साथी एप्लीकेशन है क्या। मेन संचार साथी एप्लीकेशन है क्या? संचार साथी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एप्लीकेशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, संचार साथी एप्लीकेशन कौन से डिपार्टमेंट का है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। इसका यूज़ क्या था? फ्रॉड को से बचाना, आइडेंटिटी को यदि कोई मिसयूज़ करता है, या फिर मोबाइल की चोरी से बचाने के लिए इसको यूज़ किया गया था। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, क्या ट्रैक करता है? ये IMEI नंबर को आपको ट्रैक करता है, इंटरनेशनल मोबाइल जो इक्विपमेंट आइडेंटिटी है। IMEI के फुल फॉर्म क्या है? जो मोबाइल की इक्विपमेंट की आइडेंटिटी है उसको ट्रैक करेगा। कोई यदि उसके अंदर नई सिम डालेगा तो उसको भी ट्रैक करेगा। यदि कोई उसके डाटा को यूज़ करेगा, उस मोबाइल के हार्डवेयर डाटा को, उसको भी ये ट्रैक करता था। इस तरीके से हम चोर का पता लगा सकते थे। ठीक है, कि लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल को पता कर सकते हैं, कोई उससे रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी है, यदि आपका कोई डाटा है उसको भी पता कर सकते हैं। फ्रॉड कॉल है, स्कैम मैसेज है, ये सब चीज़ों को पता किया जा सकता था। लेकिन अब जो ये कंपलसरी था, ये अब सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ यही है, फ्रॉड, सिम फ्रॉड, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री आज न्यूज़ के अंदर किया। ये इसलिए न्यूज़ के अंदर है कि संचार साथी का सारा डाटा इस अथॉरिटी के पास होता है, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है।
नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, आज है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर का मतलब क्या है? इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है। ये डिसेबिलिटी डे के रूप में इसको हम बनाते हैं। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई डिसेबिलिटी डे कौन सा होता है, एड्स डे कौन सा होता है। तो हमने 3 दिन पहले देखा कि एड्स डे बनाया गया है, अब डिसेबिलिटी डे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया। रिसेंट के अंदर जो भी टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ था उसके अंदर हमने देखा ये डायरेक्ट पूछे गए थे, कौन सा डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कौन सा दिन मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो डिसेबिलिटी डे भी आगे पूछा जा सकता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुआ है? डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने एक नई अपनी सबमरीन तैयार की है। नई सबमरीन का नाम क्या है? अरिदमैन इसकी, ये हमारी सबमरीन का नाम है। सबमरीन का ऑपरेशनल फ्लीट है। जब पहले इसके ट्रायल चल रहे हैं, ट्रायल के बाद में इसका क्या ऑपरेशनल रूप से काम में आ जाएगी। तो ये अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर सबलास्टिक सबमरीन है। ये कौन सी सबमरीन है? ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। पहली बात तो कौन से क्लास की? अरिहंत क्लास की। इसका नाम क्या है? अरिदमैन है। ठीक है, अरिदमैन। ठीक है, अब इसके अलावा हमने इससे पहले भी कोई न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, बिल्कुल, अरीघाट। अरीघाट आईएनएस अरीघाट हमारी ऑपरेशनल के अंदर है, अरिदमैन हमने बना दी है न्यू, और ये सब के सब न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ठीक है, इसी के साथ एक और न्यूज़ है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि पिछले साल ही क्वेश्चन में पूछा गया था, सीजीएल के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि अभी हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो इंडियन नेवी के पास आज की डेट में ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एयरक्राफ्ट को नेवी के जहाज के ऊपर रखने की क्षमता रखने वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास, विक्रमादित्य और विक्रांत, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगली न्यूज़ है साइक्लोन दितवा। साइक्लोन दितवा किस चीज़ से रिलेटेड है? एक साइक्लोन है जो कि गल्फ ऑफ, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ओरिजिनेट होते हुए श्रीलंका के बाद में हमारे तमिलनाडु कोस्ट पे ये टकराया है। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए और दूसरी इसका नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि इसका नाम किसने रखा है? इसका नाम रखा है यमन ने। यमन के अंदर एक झील है, टापू है, उसके नाम के ऊपर ये दितवा नाम है इसका। ठीक है, अब रिसेंट के अंदर एक नया अपडेट आया। रिसेंट के अंदर नया अपडेट क्या आया? नेम चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ के अंदर नेम चेंज होने का एक नया ट्रेंड देखने को मिला। तो कल नया नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर कहा गया है कि राजभवन का अब नाम लोक भवन होगा। ठीक है, राजभवन क्या ये दिखाता है कि हमारे हिस्टोरिकल रूप से गुलामी की के सिंबोलिज्म को दिखाता है, राज। अब इसको हम सरकार ने राज की जगह लोक को इसके रिप्लेस कर दिया। उसी तरह सेवा तीर्थ पीएमओ जो कार्यालय था, जो हमारे जो जिसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते थे, उसको अब हम क्या सेवा तीर्थ बोलेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया सेवा तीर्थ, राजभवन हो गया लोक भवन, राजभवन का नाम अब लोक भवन कहा जाएगा। तो ये एक नई न्यूज़ है। इसके अलावा एक रिसेंट ने एक इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं रेपो रेट, बैंकिंग रेट से, ये आरबीआई से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या एक नई हैपनिंग ये हुई कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है और ये करती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? ये हमारे देश के अंदर एक आरबीआई एक्ट के अंदर चेंज करके सरकार ने कमेटी बनाई है। कमेटी के अंदर सबसे पहले मेंबर कौन कौन होते हैं? कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एक नॉमिनी। 3 तो आरबीआई के लोग होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग होते हैं। अब ये 6 लोग मिलके करते क्या हैं? 6 लोग मिलके क्या पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पॉलिसी रेट क्या होती है? रेपो रेट। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या होगी आने वाले 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होती है? जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंक को लोन देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट कम होगी इसका मतलब सस्ती दर के ऊपर बैंकों को लोन मिलेगा, सस्ती दर पर बैंकों को लोन मिलेगा तो फिर आम आदमी को भी सस्ती दर पे लोन मिलेगा, तो मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? रेपो रेट को डिसाइड करना, पहली बात। तो दूसरा क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन कौन होते हैं? एक तो आरबीआई गवर्नर,
एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक ऑफिशियल आरबीआई के बोर्ड से। 3 तो आरबीआई के मेंबर होते हैं, इसके अलावा 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब मान लो कि 6 मेंबर में से 4 ही मेंबर आए, तो मिनिमम कोरम कोई भी डिसीजन लेने के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, इसके अंदर 4 मेंबर का होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि मान लो यदि 5 आदमी आए हैं तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी वोट से। 5 आए हैं तो 3 का वोट होना चाहिए, 6 आए हैं तो 3 का मिनिमम वोट होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो 6 में से 3 का स्प्लिट हो गया, 3 बोल रहे रेट इंक्रीज होनी चाहिए, 3 बोल रहे हैं रेट डिक्रीज होनी, तो आरबीआई गवर्नर का जो फाइनल वोट होगा जो आरबीआई गवर्नर का होगा इसके अंदर। ठीक है, ये बाइंडिंग होगी, बिल्कुल बाइंडिंग होगी आरबीआई के, जो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होगा। और इस हाल में एक कम से कम 4 बार मिलेंगे, मतलब 3 महीने के अंदर एक बार इनको मिलना जरूरी है। तो हमने देखा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर आपको पता है। इसके अंदर कोरम 4 मेंबर का होता है। डिसीजन लेने के लिए 50% या फिर यदि 50% नहीं है तो इसके अंदर क्या, यदि इक्वली डिवाइड हो जाते हैं तो आरबीआई गवर्नर का से, और साल में 4 बार इसकी मीटिंग होनी जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सांबर झील से। सांबर झील से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, सांबर झील हमारे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर सांबर झील का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सांबर झील की इंपॉर्टेंस क्या है, सांबर झील के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि वेटलैंड है, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो रामसर साइट है ये, राजस्थान के अंदर मेजर रामसर साइट के अंदर सांबर झील और क्या केवला देव है। तो ये सांबर झील इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात सांबर झील किस लिए कि इसके अंदर क्या ट्रांस साइबेरियन सारस आते हैं, इसके अंदर ट्रांस साइबेरियन सारस आते हैं जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसलिए। तीसरा क्या, साल्ट प्रोडक्शन, नमक के उत्पादन के लिए, नमक के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब साल्ट प्रोडक्शन के थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सांबर झील इंपॉर्टेंट है। तो सांबर झील की आपकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, जयपुर के पास में ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर फैक्ट हैं। फ्लेमिंगो इसके अंदर आ गए हैं रिसेंटली, तो ये दिखाता है कि इसकी बायोडाइवर्सिटी अभी सही है। 3-4 साल पहले यहाँ पे क्या एवियन बोटलिज्म नाम की बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण यहाँ पे फ्लेमिंगो आने बंद हो गए थे। आगे क्या है, आगे की न्यूज़ ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन है, पुतिन वो इंडिया की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब होगा, जब ये इंटरनेशनल रिलेशन हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जब ये डील होगी, कोई भी एक डील होती है। अब रशिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, जो इंडिया आएंगे उसके बाद में जो डील होगी वो डील हमें याद करनी है। अभी तो ये सब कायस लगाए जा रहे हैं, S-400 पे बात होगी, Su-57 पे बात होगी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर डिस्कशन होगा। तो ये सब चीज़ें एक टॉपिक है, लेकिन फाइनल जो हमें याद करना है वो याद करना है कि मीटिंग का आउटपुट क्या निकला है, उसके अंदर क्या क्या डील हुई है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या है न्यूज़ के अंदर रहा है, रशिया इंडिया रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग क्यों रहे, रशिया इंडिया रिलेशन इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहे थे कि यूएस ने 25% टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर। क्यों लगाया यूएस ने 25% टैरिफ, यूएस ने 25% इंडिया के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि रशिया से इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल को। तो यूएस चाहता है कि रशिया से कम ऑयल इंपोर्ट करे, क्योंकि यूएस का ऐसा मानना है कि जो इंडिया तेल के बदले में रुपए देता है, जो भी करेंसी एक्सचेंज में देता है, वो कि वॉर को फाइनेंस कर रही है। इसलिए इनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूएस ने इंडिया के ऊपर क्या टैक्स लगाया। ठीक है, अगला हमारा न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैपनिंग क्या हो रही है राजस्थान के अंदर, स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या होते हैं, पहली बात तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये होते हैं जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अब ये न्यूज़ के अंदर इसलिए, राजस्थान के अंदर की न्यूज़ के अंदर इसलिए क्योंकि यहाँ राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो होस्ट स्टेट कौन सा है इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, पहला क्वेश्चन ये बनता है राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर क्या राजस्थान के अंदर कौन सी सिटी के अंदर होंगे, ये राजस्थान के अंदर हमारे सभी संभाग लेवल पे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, कितने स्पोर्ट्स को हम ऑर्गेनाइज कराएंगे,
इसके अंदर हम 23+1 23+1 स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराएंगे। 23+1 का मतलब क्या है, 1 तो एग्जीबिशन स्पोर्ट्स है और 23 का टूर्नामेंट के अंदर मेडल दिए जाएंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसका क्या है मस्कट क्या है, इसका मस्कट ये है, इसका मस्कट है खम्मा और गणी। खम्मा गणी जो हमारे ट्रेडिशनल अभिवादन है। इसके अलावा एक टैगलाइन भी है, पधारो मारे राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान। तो ये इसकी टैगलाइन है। अब इसके अलावा क्या है, क्या राजस्थान ने कुछ इनोवेशन किया है इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? बिल्कुल किया है। इन्होंने क्या 4 नए गेम इंट्रोड्यूस किए हैं। कौन कौन से 4 नए गेम है हमें पता होने चाहिए कि कैनोइंग, कैनाइंग प्लस बीच वॉलीबॉल प्लस साइकिलिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार। तो ये सब खेलो इंडिया गेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के लिए पेंटिंग बनाई है दिव्यांगजनों की। तो इम्पोर्टेंट ये पेंटिंग नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब बनाया जाता है। 3 दिसंबर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बिल्कुल दोबारा है। अब संचार साथी ऐप, ये राजस्थान पत्रिका के अंदर न्यूज़ आई है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप पे हमने बात कर ली है पहले, ये दोबारा से रिपीट होगी। ये कुंभलगढ़ महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव इन दिनों क्या है कुंभलगढ़ के अंदर चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कुंभलगढ़ महोत्सव चल रहा है, ये है इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली एक आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया था कुंभलगढ़ महोत्सव कब बनाया जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिसंबर के पहले वीक के अंदर, दिसंबर के पहले वीक के अंदर ये कुंभलगढ़ महोत्सव बनाया जाता है। तो उसके अंदर मैच ऑफ फॉलोइंग था कि दिसंबर में बनाया जाता है, आबानेरी फेस्टिवल कब बनाया जाता है, थार फेस्टिवल कब बनाया जाता है, मरु फेस्टिवल कब बनाया। तो हमें ये पता होना चाहिए, इन सब के क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कब कौन सा बनाया जाता है। ये वही जो नोमेनक्लेचर जो नाम चेंज हुए हैं, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ हो गया, राजभवन का अब लोक भवन हो गया, सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन। सचिवालय के अंदर जो भी काम करेंगे वो लोग अपनी ड्यूटी निभाएंगे, मतलब कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री पीएमओ का नाम होगा सेवा, मतलब प्रधानमंत्री तो करेंगे सेवा, सेक्रेटरीट के अंदर लोग जो काम करेंगे वो करेंगे अपना कर्तव्य निभाएंगे। और राजभवन वाले लोक भवन हो गया। अगली न्यूज़ है हमारे राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली 3 एमओयू साइन हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो होती है एमओयू करता कौन है और इसके अंदर डिसीजन कौन लेता है किसी। तो एक स्टेट लेवल पे एक एम्पावर्ड कमेटी होती है। स्टेट मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो राजस्थान के अंदर 10,000 करोड़ रुपए लगाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले वो प्रपोजल भेजेगा, एम्पावर्ड कमेटी के पास जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी का हेड कौन होता है? एम्पावर्ड कमेटी का हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का डिसीजन होता है और वो फाइनल वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई है अभी। एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग किसने ली है? चीफ सेक्रेटरी ने ली है। इसके अंदर क्या डिसीजन हुआ है कि किशनगढ़ के अंदर तो एक डिफेंस का प्लांट लगाया जाएगा। क्या? किशनगढ़, उदयपुर खुर्द के अंदर किशनगढ़ के अंदर क्या लगाया जाएगा? एक डिफेंस का प्लांट। दूसरा इसके अंदर न्यूज़ क्या है, बाड़मेर के अंदर क्या सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट लगेगी। कौन सी यूनिट लगेगी? बाड़मेर के अंदर देवाका विलेज के अंदर। कौन से विलेज के अंदर? देवाका। बाड़मेर देवाका के अंदर क्या सोलर पावर, जो आसपास के जो सोलर पावर प्लांट हैं उनसे जो भी वेस्ट आएगा उसको रिसाइकिल करने का प्लांट कहाँ बनेगा? बाड़मेर के अंदर। किशनगढ़ के अंदर डिफेंस से रिलेटेड। और तीसरा क्या है? मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल टर्मिनल किस चीज़ से रिलेटेड है? लॉजिस्टिक का एक टर्मिनल बनेगा। राजस्थान के अंदर पहला लॉजिस्टिक का टर्मिनल कहाँ पे बनाया जाएगा? राजस्थान के अंदर मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक टर्मिनल बनाया जाएगा वो परबतसर कुचामन के अंदर, डीडवाना के अंदर बनाया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लॉजिस्टिक टर्मिनल कहाँ बनाएगा? परबतसर कुचामन डीडवाना के अंदर। डिफेंस कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर। तीसरा यहाँ पे ये सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग का प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग का प्लांट लगाया जाए बाड़मेर में देवाका विलेज के अंदर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे हम डेली डोज के न्यूज़पेपर के नए एडिशन के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।